के नाम बताए थे मैंने आपको। जी सर। उन कर मुक्त वस्तुओं के नाम को आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? कितने बच्चों ने पढ़ा? सर मैंने बताइए। थोड़ा थोड़ा मैंने मैंने आपको एक जी सर। फॉर्मेट भी दिया था आप लोगों को। उस फॉर्मेट को कितने बच्चों ने पढ़ा है? बताइए। अरे आवाज नहीं आ रही है। कितने बच्चे कनेक्ट हुए हैं? कितने कनेक्ट हुए हैं? जी सर। कितने बच्चों ने पढ़ा? नहीं पढ़ा? आज फिर से बताएं, फिर शुरुआत से करें वापस से। जी सर। जी क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कितने बच्चे कनेक्ट हुए हैं? चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। 15 है। आपको उस दिन गुड्स और सर्विस टैक्स के बारे में बताया था। जो वस्तु एवं सेवा कर है, जो वस्तुओं के ऊपर और सेवाओं के ऊपर लगाया जाता है, भारत सरकार ने ये 1 जुलाई 2017 से लागू करा है। ठीक है। सभी अप्रत्यक्ष करों को बंद करके उसकी जगह एक एकल कर प्रणाली में जीएसटी लागू किया गया है, जिसको अपन बोलते हैं गुड्स और सर्विस टैक्स, है ना। वस्तु और सेवा कर, इसमें वस्तुओं के ऊपर भी कर लगता है और सेवाओं के ऊपर भी लगता है। वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगता है और टैक्स रेट जो रहती है उसके अकॉर्डिंग लगता है। जैसे मान लीजिए 18% है, 9% है, जिसके अंदर से आधा जो रहता है वो भारत सरकार को जाता है और आधा जो रहता है अपनी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है। ओके सर। ये मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था। और उससे रिलेटेड मैंने आपको के अंतर्गत कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके ऊपर 0% टैक्स लगता है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। उन वस्तुओं की मैंने आपको सूची के नाम पढ़ के बताए थे मैंने, है ना। लिस्ट बताई थी और लिस्ट को व्हाट्सएप पे भी आपको सबको डाला था मैंने। ठीक है। हाँ सर, डाला था। उनको उनको अपने को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उनको अपन नहीं पढ़ेंगे तो जो आप क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चनों को करने में प्रॉब्लम आएगी, उन क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाएंगे। अपने पास क्वेश्चन जो रहेगा वो इस टाइप से रहेगा कि वस्तुओं के नाम दे रखेंगे, वो उसमें जो टैक्स फ्री जो गुड्स है उनको आपको हटाना है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उनको टोटल ग्रॉस टर्नओवर में से माइनस करना है। फिर उसके बाद जो भी वस्तुएं जो टैक्सेबल बच जाएगी उसके ऊपर आपको टैक्स लगाना है। जो भी रेट्स दे रखेंगे 18%, 20% या जो भी 9% या जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगाना है। तो ये बात मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी। अब सवालों के ऊपर आते हैं, है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन भी है प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें कुछ होते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चनों की जो स्टार्टिंग होती है उसमें इसमें सबसे पहला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो आता है कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरर। हिंदी में बोलता हूँ, माल की पूर्ति का करयोग्य मूल्य उत्पादक को संबंधी क्रियात्मक प्रश्न। उत्पादक समझते हैं आप, जो माल का निर्माण करता है। ठीक है। जो माल को जीएसटी किस तरह से पेबल होता है उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इस लेसन में है और वही इसका पहला मतलब जीएसटी का पहला प्रैक्टिकल पार्ट है। उसके अंदर अपन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या आएगा कि जो मैन्युफैक्चरर रहता है, जो किसी वस्तु को बनाता है, जैसे फैक्ट्रियों में निर्मित होता है जो वस्तु बनती है। अब आप लोगों को इस बारे में मालूम होगा, जैसे कपड़ा बनता है, मशीनें बनती है या बहुत सारी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको पर जीएसटी लगता है। उसके लिए जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहती है
वो किस तरह से सॉल्व होती है। बेटा माइक में किसका आवाज आ रहा है? ये इसके अंदर आता है माल की पूर्ति के कर योग्य मूल्य की गणना करते हैं अपन। सबसे पहले जो भी माल सप्लाई होता है उसके जी सर। टैक्सेबल वैल्यू निकाली जाती है। और दूसरा आता है सेवाओं की पूर्ति के लिए कर योग्य मूल्य की गणना। सेवाएं मतलब सर्विसेज, सर्विसेज के लिए जो टैक्सेबल वैल्यू होती है के अंदर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है ये। इसके अंदर अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को करने से पहले जो मैन्युफैक्चरर रहता है आपका, जो माल का निर्माण करता है, उसके लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे उसकी जो फॉर्मेट है उसको मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चनों को करना है। तो इसमें जो आता है सबसे पहले अपन जो कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माणकर्ता। निर्माणकर्ता के लिए जो टैक्सेबल वैल्यू निकाली जाती है वो किसके हिसाब से निकाली जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये अपने को पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो लिया जाता है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी। क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या होती है? कोई बोलेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू क्रय विक्रय की जो प्राइस होती है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू। हाँ, या उसको इनवाइस प्राइस भी बोल सकते हैं अपन। हाँ, इनवॉइस प्राइस भी बोल, डीजैक। इनवॉइस प्राइस। तो अपने को जब सवाल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या लेना है अपने को? डीजैक मूल्य लेना है। ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं जिनको अपने को ऐड करना है। आपको ये क्लियर हो गया ये किसके लिए कर रहे हैं अपन? पहली बार किसके लिए फॉर्मेट बता रहा हूं मैंने आप लोग जीएसटी में एक जैसे ही सवाल रहेंगे, लगभग सवाल सभी एक रहेंगे, पर उसमें मैन्युफैक्चरर के लिए अलग फॉर्मेट है, एक उत्पादक के लिए अलग फॉर्मेट है, मतलब ट्रेडर के लिए अलग फॉर्मेट है, और जो सप्लायर है उसके लिए अलग फॉर्मेट है। फॉर्मेट थोड़े से चेंज होंगे, बाकी सवाल सेम रहते हैं उसमें। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज अपन केवल बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो निर्माण करता होता है। ठीक है बेटा। तो निर्माण करता क्या? इनवाइस प्राइस लेना है ना। इनवाइस प्राइस आप गुड्स ले लिए अपन ने, फिर उसमें ऐड करना फॉलोइंग आइटम्स। कुछ मद ऐसी होती है जो उसमें जोड़ना है। जैसे पहले नंबर पे इसमें जोड़ना जीएसटी के अलावा अन्य कर एवं उपकर। इंग्लिश में पढ़ता हूं, अदर टैक्सेस एंड सेस एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी को छोड़ के जो अन्य टैक्स है उनको अपने को इसमें ऐड करना है। ठीक है, मैं ये फॉर्मेट आप लोगों को डाल दूं, पर मैं जो पढ़ के सुना रहा उसको आप अच्छे से सुनिए। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या ऐड करना अपने को, क्योंकि एक अपन सवाल भी करेंगे है ना, ओरली करेंगे अभी, फिर प्रैक्टिकल रूप में दूंगा मैं उसको। ठीक है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्या जोड़ना है आपको? अदर टैक्सेस, जीएसटी को छोड़ के जो भी है। ठीक है। दूसरा में ऐड करना है पैकिंग। पैकिंग, प्रत्येक प्रकार की पैकिंग को जोड़ना है, लेकिन जो वापसी योग्य पैकिंग होती है जिसको, ठीक है, उसको अपने को नहीं जोड़ना है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा कि रिटर्नेबल पैकिंग क्या होती है, वापसी योग्य पैकिंग क्या होती है? कौन बताएगा बेटा? आवाज आ रही है मेरी? अरे कोई बताएगा वापसी योग्य पैकिंग क्या होती है? अरे कोई हाँ ना तो करो कि हो कि नहीं सब। सर जो बोलो, जोर से बोलो। सर जो माल वापस रिटर्न होता है शायद। वापसी योग्य पैकिंग की बात कर रहा हूं मैं, रिटर्नेबल पैकिंग। एक एग्जांपल देके बता दो। चलो, पैकिंग हुई आपकी, पैकिंग दे दी अपन ने, वस्तु की पैकिंग करके दे दी है। कुछ पैकिंग ऐसी होती है वो रिटर्न हो जाती है। अब उसका एक उदाहरण बताओ, आप एग्जांपल बताओ।
पैकिंग अगर अच्छी नहीं हुई हो तो? वो तो डैमेज वाली होगी, रिटर्नेबल कहाँ हुई वो? सामान अच्छा ना हुआ हो तो सर वापस रिटर्न कर सकते हैं। वो डैमेज वाला, वो तो डैमेज गुड्स हो गया ना, डैमेज गुड्स हो गया वो तो। मैं रिटर्नेबल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ चलो। पैकिंग। हाँ बताओ, नेहा है ना? पैकिंग जी सर। सर बताओ। एक छोटी सी डेफिनेशन नहीं, आप तो एक एग्जांपल बता दो कि रिटर्नेबल पैकिंग ये है, डेफिनेशन की क्या जरूरत है उसमें? चलो मैं बताता हूँ आपको। जी सर। पैकिंग का मतलब जैसे अपन ने पैकिंग करी, जैसे माचिस की डब्बी पैक करी, वो पैकिंग हो गई, वो दे दी, उसके बाद उसको अपन ने माचिस की डब्बी को यूज करके फेंक दिया, है ना? तो ये रिटर्नेबल नहीं हुई। रिटर्नेबल ऐसी हुई कि जैसे मान लीजिए पेप्सी की बॉटल है या कोका कोला की बॉटल है, उसको कोका और बॉटल को फिर रिटर्न कर दिया, उसको बोलते हैं अपन क्या? रिटर्नेबल। समझ में मेरी? यस सर। रिटर्नेबल का मतलब समझ गए, जो पैकिंग रिटर्न हो जाती है उसको रिटर्नेबल पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अपने को नहीं ऐड करना है, पैकिंग को करना है किंतु रिटर्न पैकिंग को ऐड नहीं करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगला ऐड के अंदर डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परामर्श शुल्क, परीक्षण शुल्क, निरीक्षण शुल्क, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, कंसल्टेशन फीस, टेस्टिंग फीस एक्सेट्रा ऐड करना है। आपने वस्तु को बनाया, ठीक है, डिजाइन करी, है ना, इंजीनियरिंग चार्जेस लगे उसमें, कंसल्टेशन लगा, उसका टेस्टिंग, इन सब को उसमें ऐड करना है। बात समझ में आ रही मेरी? कितना आइटम बता दिए मैंने अभी तक? चलो आप रिवाइज कर बताओ जी, बोलिए बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? बोलिए। सर चलिए मैं other रिवाइज करता taxes, हूँ, आप लोग हाँ बोलो। other taxes, हाँ expect GST, designing and हाँ consultation charges और returnable हाँ, packing। रिटर्नेबल पैकिंग को नहीं जोड़ना, पैकिंग को ऐड करना है, नहीं, रिटर्नेबल को नहीं ऐड करना। नहीं ठीक ऐड है, करना है। हाँ ये अभी सर आप ऐसा इसलिए क्यों? मैं, क्योंकि वो रिटर्नेबल है, वापस हो जाती है, इसलिए ऐड नहीं करना है, वो अपने पास वापस आ जाएगी। जो दिया उसमें बन, वो जो पैकिंग है वापस आ जाएगी, फिर तो ऐड करेंगे, उसका वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा ना। इसके ऊपर टैक्स, तो फिर जैसे इसके ऊपर कभी कभी टैक्स नहीं जुड़ पाता है। नहीं, रिटर्नेबल पे नहीं जुड़ेगा, जो जुड़ेगा। जो आपने पे करके दे दी है उस पर वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा आपको फिर ठीक से है एक बार सर। रिवाइज कर देता हूँ। माल जितने हाँ में सर। अपना ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसमें जो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू आती है, वो charge करना है। ठीक है बेटा, अरे जी बात समझ सर। में मेरी? यस हाँ, सर। अपन वो इसको इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ कि उससे रिलेटेड अपन एक एग्जांपल करेंगे अभी। ठीक है, अगला आता है इसके अंदर फोर्थ आइटम, ये थर्ड आइटम हो गया। फोर्थ होता है वजन या तुलाई एवं लदाई व्यय, इंग्लिश में बोलेंगे लोडिंग चार्जेस एंड वेटमेंट चार्जेस। वजन होता है माल का, मतलब तुलाते हैं कि नहीं माल को, अपन वजन करवाते हैं, वेट करवाते हैं, और सब गाड़ी में लोडिंग करवाते हैं कहीं भेजने के लिए। तो उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो भी अपने को इसमें ऐड करना है, नंबर 4 पे। नंबर 4, नंबर 5 क्या है आपका? बाह्य परिवहन का भाड़ा एवं बीमा, इंग्लिश में बोलेंगे आउटवर्ड फ्राइट एंड इंश्योरेंस। बाह्य परिवहन समझते हैं? आउटवर्ड मतलब अपनी फैक्ट्री से बाहर जो माल निकला उसको जी बोलते सर। हैं आउटवर्ड, फैक्ट्री के अंदर का नहीं, फैक्ट्री गेट के बाहर होगा। उसके बाद उन्होंने जो भी भाड़ा दिया वो, उसको अपने को इसमें ऐड करना है। आ रही बात समझ में? कितने आइटम होगा भैया? 5। 5। 5 आइटम होगा। 6th आइटम है
वारंटी अवधि में विक्रय उपरांत गृह सेवाओं का मूल्य, इंग्लिश में बोल रहा हूं, वैल्यू ऑफ फ्री आफ्टर सेल्स सर्विस इन, इसके बारे में बताओ। चलो आप लोग फिर से पढ़ो एक बार। यस सर, वैल्यू ऑफ फ्री आफ्टर सेल्स सर्विस इन वारंटी पीरियड। हिंदी में भी बोल दीजिए सर। वारंटी अवधि में विक्रय उपरांत फ्री सेवाओं का मूल्य। जी सर। चलिए, नहीं बता रहे आप, मैं बताता हूँ। सर नहीं। कोई चीज वस्तु खरीदते हैं, हाँ बोलो। हाँ, 6 महीने की, 5 महीने की। बोलूं मैं? कोई वस्तु खरीदते हैं आप लोग? यस सर। हाँ। वारंटी पीरियड आता है, गारंटी पीरियड आता है। यस सर। यस सर। हाँ सर। गारंटी पीरियड है पहले। कौन सी वस्तु पे गारंटी पीरियड आता है? इलेक्ट्रॉनिक हाँ, प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोले आप। वस्तु आती है जैसे आपका फ्रिज है ना, या कूलर है, या टीवी है, या एक्स्ट्रा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन है। हाँ, अब वो सर लैपटॉप, आपको, हाँ, जितनी भी सर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल। गारंटी आती। एक एक का नाम नहीं ले रहा जी अपन। सर। तो जी उस सर। वस्तुओं में क्या होता है, वारंटी पीरियड आता है। उस वारंटी पीरियड में यदि वो वस्तु खराब हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए कंपनी से एक व्यक्ति आता है ना, आता है कि नहीं आता? फ्रिज को आता है, टीवी को सुधारने आता है। यस सर। तो उसके लिए जो फ्री सेवा वैल्यू रहती है उसको भी इस वस्तु के इनवॉइस प्राइस में जोड़ा जाता है। आगे बात समझ में आप लोगों को क्या है ये? यस सर। आफ्टर सेल सर्विस जो भी चार्जेस होती है कंपनी द्वारा की जो वैल्यू होती है उसको अपने को इसके ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना है। ठीक है बेटा, चलिए ये होगा 6th पॉइंट। क्योंकि पूरा देखिए जीएसटी में फॉर्मेट याद है तो सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फॉर्मेट आपको अच्छे से याद है, क्या क्या ऐड करना, क्या क्या लेस करना है, तो आप सवाल इजीली कर लेंगे, कोई सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको फॉर्मेट पे करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके अंदर करने के व्यय, इंस्टॉलेशन चार्जेस। मशीन को कहीं स्थापित करने जाते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके घर में वॉशिंग मशीन लगाने वाला आता है तो इंस्टॉल करता है कि नहीं करता है? यस सर, इंस्टॉल करता है कि नहीं करता है? करता है। हाँ, तो उससे रिलेटेड जो भी चार्जेस है उसको बोलते हैं अपन इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसको भी इसी में अपने को ऐड करना है। अगला पॉइंट है पूर्तिकर्ता से की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया, पूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया कोई व्यय, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर बाय रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। बताइए क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए मैंने माल को रिसीव करा, माल भेजने वाला कोई और है, जो जिन्होंने बनाया किसी और ने, और मैंने माल को प्राप्त करा। तो यदि मैंने कोई एक्सपेंसेस करा है उस माल से रिलेटेड तो उसका मुझे कौन मैन्युफैक्चरर के भी आप पे मैंने एक्सपेंसेस करा है, तो वो एक्सपेंसेस भी इस माल की वैल्यू में, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, एक बार वो एक्सप्लेन करूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने आपको कुछ माल भेजा, जैसे वॉशिंग मशीन भेजी, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन आपने मैंने आपको फोन लगा के बोल दिया कि इसमें जो भी खर्चा रह रहा है आप कर दीजिए, उसको साथ में जोड़ देंगे अपन। तो आपने वो एक्सपेंसेस कर दिया, वो हो गया, वो सप्लायर ने करा। माल के निर्माणकर्ता के बिहाफ पे, हाँ, अगर कोई एक्सपेंसेस करा तो वो भी इसमें ऐड हो जाए। ये होगा 8 पॉइंट आपके। 9th पॉइंट है आपका
देरी से भुगतान की दशा में ब्याज, विलंब शुल्क और जुर्माना। यदि इंटरेस्ट, लेट फीस, है ना, और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, यदि आपने पेमेंट को थोड़ा लेट करा, माल खरीदा, वॉशिंग मशीन का ही उदाहरण ले लें, खरीदी और उसका जो पेमेंट है वो थोड़ा, उसके ऊपर यदि कोई ब्याज लगता है ना, या पेनल्टी लगती है, तो वो जो भुगतान होता है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आपने लेट पेमेंट करा है और उससे रिलेटेड जो भी पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, लेट फीस है, तो वो सब इसके अंदर ऐड हो जाएगी आपकी। ठीक है, समझ में आ गया? ये लेट फीस बोलेंगे, पेनल्टी बोलेंगे और इंटरेस्ट, ये इसको भी आपको 9th नंबर पे ऐड करना है। 10वें नंबर पे और लास्ट है, सरकार के अलावा अन्य द्वारा पूर्ति के संबंध में कोई सहायक राशि या सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड बाय सप्लाई। यदि आपको कोई सब्सिडी मिल रही है माल में से, सब्सिडी मतलब कोई छूट मिल रही है, गवर्नमेंट छूट देती है, सब्सिडी आप लोगों को सुना होगा कहीं नाम आपने, गवर्नमेंट द्वारा कुछ वस्तुओं पे सब्सिडी दी जाती है। तो यदि गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिली है इसमें वस्तु के संबंध में, तो वो भी आपको ऐड करना है 10 नंबर पे, गवर्नमेंट के अलावा। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट देगी तो उसको ऐड नहीं क्या करना। आएगा? एक आध एग्जाम जैसे मान लीजिए कोई योजना के अंतर्गत, जैसे कोई योजना चलती ना, उसके अंतर्गत आपने कोई माल खरीदा, तो इतनी सरकार द्वारा छूट चल रही है, तो वो सब्सिडी जो बोलते हैं या माल में जो कमी हो जाती है उसको अपन इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये सब जोड़ने के बाद अब कुछ चीजें आपको माइनस करना है, जिनको आपको घटाना है। घटाने के अंदर केवल एक ही आइटम इन्होंने दे रखा है, वो है पूर्ति के पूर्व, पूर्ति के समय या पूर्ति के बाद बट्टा, मतलब जिसको बोलते हैं अपन डिस्काउंट। उसके अंदर जिन भी बताया था आप लोगों को, एक तो आता है व्यापारिक बट्टा, एक नगद बट्टा और एक मात्रात्मक बट्टा। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम आफ्टर सप्लाई शोन इन इनवाइस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड क्वांटिटी डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात हुई थी उस दिन अपनी, कब मिलता है ट्रेड, बात हुई थी ना बेटा उस दिन, ट्रेड डिस्काउंट को बेचने खरीदते, हाँ, हमने खरीदा और सामने उस समय को डिस्काउंट मिलता है, उसको अपन बोलते हैं व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट। और नगद बट्टा कब मिलता है? नगद भुगतान कैश पेमेंट करते हैं। बिल्कुल। और मात्रात्मक बट्टा मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, ज्यादा मात्रा में अपन ने माल खरीदा, इसको अपने को माइनस करना है। तो अब यहाँ जाके आपका क्या जाता है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसको क्या बोलेंगे अपन? टोटल अपन ने 10 आइटम ऐड करें, सप्लाई 10 आइटम ऐड करे और एक लेस करा, तो यहाँ जाके आ जाता है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, फॉर्मेट अभी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब उसके बाद इसके ऊपर हाँ बोलिए, इसके ऊपर फिर अपने को जीएसटी लगाना है। हाँ, जो सर, भी रेट है। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि सर उसके ऊपर वो जीएसटी लगाना है, तो सर जैसे मतलब सबको प्लस करके फिर इसमें से माइनस करके इसका आंसर जो है उस पर जीएसटी लगाना है कि जो माइनस करके इस पर जीएसटी लगाना है? पूरा अपन ने पहले इनवॉइस प्राइस ले ली अपन ने, उसमें मैंने जो आपको आइटम बताया 10 आइटम वो ऐड कर दिए। हाँ, ठीक है, फिर डिस्काउंट लेस कर दिया, तो फिर वो क्या आ गई, टैक्सेबल वैल्यू आ गई आपकी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर उसके ऊपर अपने को जीएसटी करना है, जो भी रेट से दे रखेंगे। जी सर। क्वेश्चन में रेट से तो दे ही रखेंगे आपको। जी सर। फिर भी मैं बता दूं, जो रेट्स लगते हैं मोस्टली रेट्स में जो है 2.5, 5, 3%, 18%, 28% है ना। और जो उसका जो आधा भाग जाता है वो
राज्य सरकार को जाता है, जिसको SGST बोलते हैं, स्टेट GST, और आधा किसको जाता है, केंद्र सरकार को, है ना। चलिए आपने ये लगा दिया, पहले आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई, फिर आपने GST लगा दिया, ठीक है, जो भी रेट्स देखेंगे, GST ऐड कर दिया आपने, तो जो वैल्यू आती है वो टोटल अमाउंट ऑफ इनवाइस, मतलब इनवाइस की टोटल अमाउंट आ जाती है, ठीक है। अब फिर उसमें से क्या करना रहता है, यदि कोई इनपुट रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे। अब आप बताइए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कभी पढ़ा आपने? नहीं। TDS पढ़ा आपने इनकम टैक्स में? TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स? नहीं सर, अभी सर हाँ सर, इनकम टैक्स का स्टार्टिंग चल रहा है अभी। यस सर। देखिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये होता है कि जहां पर टैक्स उद्गम होता है या टैक्स पैदा होता है या जो बनता है, वहीं पर टैक्स को काट लिया जाता है, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट रहती है, उनमें क्या होता है, व्यक्ति का जो सैलरी रहती है उस पर टैक्स पहले से ही काट लिया जाता है, या कंपनियों में भी टैक्स पहले से काट लिया जाता है, किंतु बाद में जो उसका टैक्स बनता है उस टैक्स के हिसाब से देख लिया जाता है कि यदि ज्यादा टैक्स बना है और उसने मतलब टैक्स कम बना है और उसने ज्यादा टैक्स पहले से पे कर दिया है, तो टैक्स इसका उसको रिटर्न कर दिया जाता है। हाँ, और यदि कम बना तो उससे ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आप टैक्स पहले से दे चुके हैं परचेसिंग के समय, तो उसको यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक आपने मोटरसाइकिल खरीदी, है ना। अब मोटरसाइकिल में टैक्स बना आपका, मैन्युफैक्चरर का जो भी टैक्स, अब उसने हो सकता है जब टायर परचेस करें, टायर को किसी दूसरी जगह से परचेस करें और टायर के ऊपर वो टैक्स चुका होगा, तो वो जो टैक्स है वो उसमें से माइनस हो जाएगा, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स रिबेट। चुका होता है उसको अपन यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है बेटा। सर इसको एक बार थोड़ा सा वापस समझा दीजिए। इनपुट टैक्स मतलब इसका सीधा सा उदाहरण है, पहले से अपन जो टैक्स दे चुके हैं सर, उसको अपन यहाँ पे माइनस कर देते हैं, पहले टैक्स से दे चुके हैं यहाँ माइनस। जी सर। अब आपका ये हमें ये तो जो आपका टोटल जो आ गया उसको GST में से जो GST बनता है आपका जितना भी टैक्स बनता है उसमें से इनपुट टैक्स रिबेट को माइनस नेट GST पेबल, कितना GST आपको पेबल करना है, मतलब देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। यस सर। ये आपका पूरा फॉर्मेट हो गया। और GST की जो रेट्स रहती है वो मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताई थी। यदि GST इंक्लूडिंग है, मतलब जो आपको ऐसा बोल दें कि उपरोक्त माल के सप्लाई में कर की राशि सम्मिलित है या टैक्स रेट इंक्लूडिंग इन सप्लाई वैल्यू, तो फिर आपको क्या फार्मूला लगाना है कि टैक्स से प्लस रेट लगाना। यस सर। है ना, मैंने बताया था इनटू दर बटे में 100 प्लस दर लगाना है, और यदि शामिल नहीं है तो क्या करना है, अपान में 100 लेना है। यस सर। ठीक है, ये शामिल है तो क्या करना है आपको, इनटू रेट अपान में 100 प्लस रेट, और अगर नहीं शामिल है तो रेट अपन 100 नहीं है, हाँ ये आपको करना है। तो बेटा एक सवाल लिखे अपन, करोगे आप लोग? सर चलिए लिखिए, फिर आप इंग्लिश में लिखवा दूं? हिंदी मीडियम वाला कितने बच्चे हैं? यस सर, इंग्लिश में लिखवा दीजिए। सर इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में ही है अपने को बेटा सवालों यस सर। जी सर। टाइम है कि वो लिखा जाएगा क्वेश्चन। चलो लिखो, कोशिश तो करते हैं। देखिए, ए रेडीमेड गारमेंट, एक सेकंड, और रेडीमेड गारमेंट सर, मैन्युफैक्चरर, ये अगर नहीं लिख पाए तो मैं एक काम करूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, सर। जितना लिखा रहा वो लिख लीजिए आप। ए रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर सप्लाइड
supplied goods value rupees 3,48,000 3,48,000 3,48,000 A ready-made manufacturer a ready-made garment manufacturer 3,48,000 3 lakh यस सर, हो गया ठीक है। इतना। हाँ हाँ, अब लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई प्राइस include the following cost. The contract supply price include the following cost. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे। अब फॉलोइंग कास्ट में नंबर 1 लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट का भी फर्स्ट पॉइंट है ना। बोलूं आगे, कास्ट ऑफ फैब्रिक एंड स्टिचिंग, कास्ट ऑफ फैब्रिक एंड स्टिचिंग रुपीज 2,50,000 रुपीज 2,50,000 सर हो गया, आगे। सेकंड पॉइंट है कास्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग। हाँ, रुपीज 15,000। सर इसका ना बीच में तो से एक सेकंड वाला पॉइंट छूट गया, अब उसको मतलब पिक्स बाद में सेंड कर दोगे ना सर? हाँ, कर दे। ग्रुप में प्राइमरी पैकिंग लिखा रुपीज 15,000। यस सर। यस सर। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, मतलब इसमें 2 पॉइंट हो गए आपके। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, जी सर। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डज नॉट the contract price does not include the following. The contract price does not include the following. नंबर 1 उसमें कास्ट ऑफ पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ऑफ पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन 4,000। यस सर।
सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, फ्राइट एंड इंश्योरेंस, फ्राइट एंड इंश्योरेंस from place of removal, from place of removal to buyer, to buyer, to buyer premises, रुपीज 13,000। ठीक है। यस सर। थर्ड पॉइंट, ये फिर से बता दूं, जी पहले सर। पॉइंट में 2 पॉइंट थे, सेकंड में 2 पॉइंट थे, अब जी थर्ड सर। पॉइंट आ रहा अपना, है ना। जी सर। पहला पॉइंट में 2 पॉइंट थे, सेकंड में भी फर्स्ट सेकंड था, अब थर्ड पॉइंट अपना अगला, ए डिस्काउंट ऑफ 7%, डिस्काउंट 7%, डिस्काउंट ऑफ 7%।